शाह मिशन बिहार को पूरा करने में जुटे हुए हैं। और अब ये से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद की तस्वीरें सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जिसमें 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से चुनावी रणनीति पर मंथन तो किया ही आ गया। पटना का होटल मौर्या, जिसमें आधे घंटे तक एक कमरे में मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात की गर्मजोशी को इन तस्वीरों में समझा जा सकता है, जिसमें फूलों के गुलदस्ते को देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दोनों ही नेताओं के, जो सियासत में तस्वीरों के जरिए अपने साथ होने वाले और उनके साथ होने वाले समीकरणों को बताने के लिए काफी होती है। चुनाव की रणनीति पर मंथन जरूर किया गया, लेकिन गर्माहट साफ नजर आई, जिसमें दूसरी तस्वीर मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिख रहे हैं। और देखिए, शॉल उड़ाकर उस परंपरा का निर्वहन किया गया। बिहार की बात होगी तो बिहार के परंपरा की भी बात होती है, उसकी संस्कृति की भी बात होती है, और वो तस्वीर आपको हर बार नजर आती होगी। इस बार भी जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह बिहार की धरती पर पहुंचे, मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करते नजर आए। उस दौरान देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको दिख रहे होंगे, विजय चौधरी की मौजूदगी, संजय झा की मौजूदगी, इन सभी लोगों की मौजूदगी के बीच बातचीत हुई है। सबसे ज्यादा फोकस जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस आधे घंटे की मुलाकात में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर गहनता से मंथन की गई है। आखिरी दौर की बातचीत बताया जा रहा है सीटों को लेकर इस वक्त होती हुई, और ये मुलाकात इस दृष्टिकोण से भी बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले आपको याद होगा जेपी नड्डा बिहार आए हुए थे और उस दौरान भी कई दौर की मुलाकात और मीटिंग का सिलसिला चला, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत नासाज थी, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हुई और वो वापस लौट गए। लेकिन इस बार जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे, पटना के होटल मौर्या में आधे घंटे तक पहले बातचीत होती है, मुलाकात होती है, और उसी मुलाकात के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा आपको दिख रहे होंगे, मंत्री विजय चौधरी दिख रहे होंगे, बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनकी मौजूदगी दिख रही है। बंद कमरे में मुलाकात बेहद खास है, क्योंकि बहुत जल्द बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है, और उससे पहले आपस में सीटों की संख्या क्या होगी, जो सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उन घटक दलों के बीच सीटों की संख्या क्या होगी, इस लिहाज से इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। और चर्चा है कि सीटों को लेकर भी इन बड़े नेताओं के बीच जब बातचीत हुई है तो कहा गया है कि सम्मानजनक सीटें जो हैं वो सहयोगी दलों को दी जाएंगी, जिसका आग्रह सहयोगी दल भी कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें मिल जाएं, और उन उम्मीदों पर चिंता, मंथन, चिंतन सब कुछ होता हुआ यहां नजर आया। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। दोनों दलों के बीच में कोई विवाद है ही नहीं। हमारी संख्या कम थी, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। आरजेडी और कांग्रेस में विवाद जरूर हो सकता है। तो हम कई अवसर पर स्पष्ट तौर पर घोषणा कर चुके हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नंबर 1। चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, नंबर 2। सीटों के बंटवारे के लेकर के दोनों दलों के बीच में कोई विवाद नहीं है। हमारी संख्या कम थी, तब भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, ये भाजपा की उदारता का प्रतीक था। ये अटल और जॉर्ज एरा के समय से चला आ रहा गठबंधन है, इसमें किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है। विवाद है तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में है। ये जो पदयात्रा हुई राहुल जी की, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रम में हैं कि वो आरजेडी से बड़ी पार्टी हैं और कांग्रेस जो है अपने रिवाइवल। तो केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि विवाद तो विपक्ष के अंदर है और उस विवाद के पीछे की बहुत सारी वजह हैं, उस पर स्पष्टीकरण उन लोगों से बेहतर लिया जा सकता है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम पहुंच चुके हैं। डेहरी में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता संवाद में वो इस वक्त शामिल हो रहे हैं और बीजेपी नेताओं को आगामी चुनाव में जीत के मंत्र दिए जा रहे हैं। डेहरी के ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब परिसर में करीब 3000 कार्यकर्ताओं का जुटान है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और यहां पर किस तरीके से जनता के बीच जाकर आक्रामक तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, ये गुरु मंत्र देते हुए
यहाँ इस वक्त अमित शाह। अमित शाह जी आ रहे हैं शाहाबाद और मगध के कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए, और उनकी जो भी योग्यता है, उनकी जो भी रणनीति है, उस पर काम करके हम लोग शाहाबाद और मगध फतह करके उनको देंगे। कितना प्रभावशाली रहेगा ये? यही तो प्रभावशाली रहेगा। पिछली बार हम लोग शाहाबाद और मगध में ही कमजोर साबित हुए थे। इस बार हम लोग मगध और शाहाबाद में ही पूरी तरह शक्ति लगा करके और पूरी तरह विजय पताका फहराएंगे और अमित शाह जी के चरणों में झोली में हम लोग देंगे सब। तो शाहाबाद और मगध की 22 सीटें हैं विधानसभा की, और इन 22 सीटों पर पूरी ताकत झोंकी जा रही है एनडीए की तरफ से। और कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे क्षेत्र को साधने की जो रणनीति है, उसी रणनीति पर कार्यकर्ता काम करेंगे, क्योंकि एनडीए की ताकत जमीन पर काम करने वाले वो कार्यकर्ता हैं जिनको लेकर बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि इन्हें साफ होना बहुत जरूरी है, इन्हें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जनता के बीच क्या पहुंचाना है, कब पहुंचाना है और किस रूप में पहुंचाना है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी जब इन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच है तो कार्यकर्ता इसे लेकर बेहद उत्साहित है। और देखिए ये तस्वीरें अपने आप बताने के लिए काफी। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे, 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का जुटान। शाहाबाद और मगध के कार्यकर्ताओं में जोश पहले से ही है, लेकिन उस जोश को और हाई करने के लिए इस वक्त इनकी मौजूदगी। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए डेहरी ऑन सोन, मगध और शाहाबाद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की क्षेत्रीय बैठक में वो शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में सासाराम पहुंचेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि यहां पर उनकी मौजूदगी और मौजूदगी के साथ एक बार वही मकसद कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जा सके। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया। एक प्रेजेंटेशन जैसे इस वक्त आप देख पा रहे हैं उनके तरफ से एक बार फिर से दिया गया, और ऑनलाइन तरीके से दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के मजबूत बूथों के 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया। कांग्रेस के सांसद उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से वोटरों के नाम हटा दिए गए, डिलीट कर दिए गए। चुनाव आयोग पर वोट चोरों का बचाव करने का आरोप लगाते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया कि वे वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। लेकिन अब जो इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनकी तरफ से किया गया, इसके बाद इंतजार कीजिए, ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि भाई अभी हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, आने वाला है, उसका इंतजार आपको करना होगा, ये सिर्फ एक झांकी है। तो हाइड्रोजन अभी बाकी, हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल होना बाकी है। उनकी तरफ से ऐसे बयान आपने इससे पहले बिहार में सबसे पहले सुने होंगे। राहुल गांधी के आरोप पर हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया। राहुल गांधी के आरोप को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है, गलत और निराधार बताया। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोट हटा ही नहीं सकता है। अलंग के में नाम काटने के मामले में चुनाव आयोग ने साफ कहा कि इसे लेकर एफआईआर दर्ज हमने ही करवाई है। 2023 में अलंद विधानसभा से कांग्रेस जीती थी, चुनाव आयोग ने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। जांच के लिए चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश असफल हुई। तो जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से ही उसे सामने लाया गया, एफआईआर दर्ज करवाई गई। वोटर लिस्ट से नाम हटाने की जो कोशिश की जा रही थी उसे असफल किया गया। चुनाव आयोग का यह बयान इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण। तो राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी जमकर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। देश की जनता और वोटर का अपमान उनकी तरफ से किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कोई भी बम लेकर आ जाएं, सब फुस हो जाएगा। लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। ऐसा है, वो कोई बम ला दे, जैसे एक खुश हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी खुश हो जाएगा। तो राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई हाइड्रोजन बम नहीं बल्कि पानी भरा हुआ गुब्बारा फोड़ा था, वो भी सड़क पर गिर गया। लेकिन राहुल गांधी कम पढ़े लिखे हैं, जिस वजह से पानी के इस गुब्बारे को ही उन्होंने हाइड्रोजन बम समझ लिया। हो रहा था कि राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन वो शायद H2O को H2 समझ लिए। वो एक्चुअली फोड़े H2O बम और बोले हाइड्रोजन बम है। वो बेचारे पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन H2O का अर्थ पानी होता है ये उनको नहीं पता था। जैसे बच्चे गुब्बारा फेंकते हैं, वैसे ही राहुल गांधी जी का वो था। एक तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डिलीट करा, और जिन लोगों को बुला के आ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप हिंदी में बोलिए, अर्थात वो हिंदी भाषी थे। उसके बाद कह रहे हैं हमारा माइनॉरिटी वोट काटा गया, और इंटरव्यू कराते हैं सूर्यकांत का। तो ये अपने आप में बताता है कि यह हाइड्रोजन बम नहीं, फुसफुसिया बम भी नहीं, बल्कि ये उनके द्वारा फेंका हुआ H2O गुब्बारा था, और वह भी गुब्बारा सड़क पे गिर गया। तो चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि स्नातक पास युवा और युवतियों को सरकार हर महीने 1000 रुपए देगी। ये राशि उन्हें नौकरी और रोजगार के प्रयास के लिए दिए जाएंगे, और ये राशि उन्हें 2 साल तक दी जाएगी, जिसके लिए युवाओं की उम्र सीमा भी तय रखी गई है। ये उम्र सीमा 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है। पहले सिर्फ इंटर पास युवक और युवतियों को ये सहायता राशि दी जा रही थी, अब इसमें स्नातक पास युवक और युवतियों को भी जोड़ दिया गया है। इस लिहाज से जो बिहार के नागरिक हैं, इस लिहाज से जिनकी उम्र सीमा जो है वो 20 से 25 साल के बीच की है, उनके लिए रोजगार के लिए ये एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जा रहा है, और इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। युवाओं के लिए नीतीश सरकार के ऐलान पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग का ख्याल रखती है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। कि मुख्यमंत्री ने बिहार में हमेशा युवाओं को, छात्रों को पहले भी स्कॉलरशिप इस योजना के तहत और अन्य योजनाओं के तहत हमेशा लाभ दिया है, और उनका हमेशा ध्येय रहा है कि बिहार का युवा अपने बल पर अपने शिक्षा के साथ साथ अपने रोजगार के भी अवसर उत्पन्न करे, और उसके लिए सरकार जो भी सहायता दे सकती है दे रही है। लेकिन इन चीज़ों को जो है तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, हम जो प्लान बना रहे हैं उसी को इम्प्लीमेंट करा। मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव ये जुमला कब तक बोलेंगे? उनका विजन चरवाहा विद्यालय था, उनका विजन अलकतरा घोटाला था, उनका विजन जॉब फॉर जमीन घोटाला था, उनके का विजन चरवाहा घोटाला, चारा घोटाला था। उनके विजन पे क्या बात करेंगे यार? इधर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी युवाओं के लिए नीतीश सरकार के ऐलान पर खुशी जाहिर की और कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, और इसीलिए अब ये भत्ता दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने युवाओं के रोजगार सृजन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दक्ष बनाने के लिए ये कार्य योजना का विस्तार किया है। यह स्वागत योग्य है। साथ ही साथ देश के राजनीतिक विमर्श में कि जो कहते हैं सो करते हैं, करके दिखा दिया। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि जिस तरीके से आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद बीजेपी इसे लेकर क्या कुछ कह रही है, जरा सुनते हैं। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस
without giving an opportunity of being heard to the affected person. तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इसको, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली है और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अवसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया, मलूर विधानसभा के चुनाव को खारिज किया है। क्या 2023 में कांग्रेस ने वोटों के गबन के साथ इस सीट को जीता था? इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के उम्मीदवार मंजुनाथ गौड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा मलूर विधानसभा में मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई। क्या फेराफेरी के साथ कांग्रेस ने सीट जीती थी? राहुल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको और कांग्रेस पार्टी को। और आपके इलेक्शन कमिश्नर के समय अगर मैं कहूं, सोनिया जी का नाम जब आया कि नवीन चावला जी की नियुक्ति उन्होंने कर दी, और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरोप लगाकर कहा था, प्रेसिडेंट को लिख के कहा था कि क्लासिफाइड। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस